गुड इवनिंग क्लास। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भैया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक ना। यह भी एक मूल अधिकार, ये मूल अधिकारों की श्रेणी में हमने देखो 6 मूल अधिकार हमें पढ़ने थे। 6 मूल अधिकारों में हमने बहुत सारे पढ़ लिए, जैसे कहने का मतलब पीछे और पढ़ लिए। जैसे हमने कहा कि पहले हमने समता का अधिकार पढ़ा, फिर हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, फिर हमने शोषण के विरुद्ध का अधिकार पढ़ा, फिर हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। तो भैया आज हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, समझ गए, जिनको हम हिंदी में कहते हैं भैया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक ना। ये कौन से अनुच्छेद में पाया जाता है? तो हम कहते हैं भैया आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में ये पाया जाता है, ठीक ना। तो भैया अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया, तो हम कहेंगे भैया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में, समझ गए। पहले आपको ये समझना है कि ये जो आर्टिकल बनाया गया है इसके उद्देश्य क्या होंगे। तो पहले हम वही उद्देश्य ही समझ लेते हैं। उद्देश्य हम कैसे समझेंगे भैया? देखो पहले आपको यह समझना है कि इनको 2 अनुच्छेदों में रखा गया, एक अनुच्छेद 29 में और दूसरा अनुच्छेद 30 में। 2 अनुच्छेदों में रखे गए, इसका मतलब इसके 2 उद्देश्य भी होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर 2 अनुच्छेद में रखे गए तो इसका मतलब 2 अनुच्छेद मतलब कि 2 उद्देश्य भी होंगे। भैया वो 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं ना, उन्हीं उद्देश्यों को आज हमें पकड़ना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ ये जो अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, मतलब यह कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हम मूल अधिकार पढ़ने जा रहे हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो भैया पहला उद्देश्य क्या है? तो हम कहेंगे भैया पहले उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, पहले उद्देश्य की, तो यहां पर आपको बताना भैया सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना। समझ गए क्या? हम कहेंगे भैया सांस्कृतिक विविधता को, अभी सब समझ में आ जाएगा कि ये सांस्कृतिक विविधता क्या चीज है, ठीक ना, टेंशन मत लो। सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना, समझ गए, इसका पहला उद्देश्य भैया ये है। और ये भैया ना ये किसके संदर्भ में लिखा गया है? तो हम कहेंगे भैया ना ये आर्टिकल 29 के संदर्भ में है। ये कोई मत समझ जाना कि आर्टिकल 29 में यही लिखा गया है, आर्टिकल 29 के संदर्भ में ये उद्देश्य है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? पहले ये समझो कि सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना ये आर्टिकल 29 के संदर्भ में बातें बोली गई हैं, ठीक ना। फिर ऐसे कहेगा भैया दूसरा उद्देश्य बता दो, तो हम कहेंगे भैया दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि हम कहेंगे भैया अल्पसंख्यक को शिक्षा को प्रोत्साहित करना। समझ गए कैसे? हम कहेंगे भैया अल्पसंख्यकों के शिक्षा को प्रोत्साहन देना। एक एक बात समझ के जाएंगे यहां से, प्रोत्साहन देना। ये कौन सा भैया आर्टिकल में? तो ये किस आर्टिकल के संदर्भ में है? तो भैया आर्टिकल 30 के संदर्भ में है। संदर्भ में है, याद रखे रहना, ये मैं नहीं कह रहा हूं आर्टिकल 30 में यही बातें लिखी गई हैं, संदर्भ में। समझ गए? उसके संदर्भ में उद्देश्य ये है, उसके संदर्भ में ये उद्देश्य ये है। समझ गए इतनी बातें? अब देखो एक बार यहां पर जिक्र हुआ अल्पसंख्यक, क्या है इसका जिक्र हुआ? हम कहेंगे भैया अल्पसंख्यक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये पढ़ने जा रहे हो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये किसके संदर्भ में बातें लिखी गई भैया? अल्पसंख्यक के संदर्भ में ही ये बातें लिखी गई हैं। और ये जो अल्पसंख्यक होते हैं इनको भैया अंग्रेजी में ना माइनॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? माइनॉरिटी बोलते हैं। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि इनको हम क्या बोलेंगे भैया? माइनॉरिटीज बोलते हैं। समझ गए? और ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं भैया? हम कहेंगे भैया जिनकी संख्या भारत में कम हो। जैसे हम कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। समझ गए? जो कि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोला जाता है कि हम कहते हैं भैया भारत एक हिंदू राष्ट्र है। समझ गए? तो ये बात कहां से बोली? इसका मतलब यहां पर हिंदू ज्यादा है। समझ गए? हिंदू बहुसंख्यक में है, तो जिनकी संख्या कम हो जाएगी उनको हम क्या बोलते हैं भैया? अल्पसंख्यक बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा मुस्लिम अल्पसंख्यक बन गए, ईसाई अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है। मतलब जिनकी संख्या अपने यहाँ कम है उनको हम भैया क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक बोलेंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज बोलते हैं, ठीक ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम देखेंगे भैया, इतनी बातें अगर हमें क्लियर हो चुकी हैं तो भैया ना एक बात आपको बता देते हैं, अपने यहाँ का जो संविधान है, क्या है? संविधान है। तो संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन लोग अल्पसंख्यक हैं। हम लोग क्या कह लेते भैया? परिभाषित नहीं किया गया है।
हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, एक बना लेते हैं कि यही लोग हैं, नहीं किया गया है। समझ गए, इतना याद रखेंगे। अल्पसंख्यक शब्द को समझ गए संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तब हम कैसे जानते हैं भैया, तो आज के डेट में जो हम अल्पसंख्यक समझते हैं भैया, इनको हम दो आधार पर समझते हैं। एक तो धार्मिक आधार पर समझते हैं, समझ गए, किसके आधार पर समझेंगे, एक धार्मिक आधार पे। धार्मिक आधार का मतलब ये हुआ भैया कि जो यह धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कहा हिंदू मुस्लिम ये सब ना, तो इनके अकॉर्डिंग जिनकी संख्या कम होगा उनको हम अल्पसंख्यक बोल देंगे, ठीक ना। और एक बाबू ना, इनको हम भाषा के आधार पे भी बोलते हैं। और दूसरा किसके आधार पे रखेंगे भैया, भाषा के आधार पे रखेंगे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज पढ़ रहे हो आप, समझ गए। भाषा के आधार का मतलब, जैसे हमने कहा भैया जनजातियां, समझ गए। अब हम कहते हैं जनजातियां जो होती हैं इनको हम भाषा के आधार पे क्या मान लेते हैं कि ये माइनॉरिटीज हैं। क्या ये माइनॉरिटीज है, कहने का मतलब ये अल्पसंख्यक है, क्योंकि भैया इनकी जो भाषा होती है एक अलग ही प्रकार की होती है। समझ गए। अभी आप जंगलों में चले जाएंगे तो वहां आपको भाषा ही नहीं समझ में आएगा। समझ गए कि ये लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी नहीं करते। देखो मोस्टली लोगों की समझ में आती है, लेकिन कुछ लोगों की भाई भाषाएं हमें नहीं समझ में आती हैं, ठीक ना। कुछ लोग वहां से पढ़े लिख के भी आ रहे हैं आज के समय में, आप देख रहे हैं संसद भवन में, ठीक ना। तो वो सब सारी चीजें अलग हो जाती है। लेकिन आप आज से आपको क्या करना है भैया, एक धार्मिक आधार पे आप अल्पसंख्यक को मानेंगे और दूसरा भाषा के आधार पे आप करेंगे। भाषा के आधार पे जैसे जनजातियां हो गई, और धर्म के आधार पे जैसे मुस्लिम ये सब समुदाय आ जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको याद भी रहे, नहीं तो आपको भूल जाता सब, ठीक ना। समझ गए इतनी बातें। अब भैया हम कहेंगे थोड़ी, अब आगे चलते हैं। ये भी हमारा काम हो चुका है, अब हम थोड़ी और आगे चलेंगे। आगे में भैया हमें क्या करने हैं, इतनी चीजें हो गई। अब हम आर्टिकल सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। उद्देश्य समझ में आ गया आपको, उद्देश्य सीधे आपको समझ में आ गए। अब इन्हीं उद्देश्यों को ना आपको यहां पर ना आइडेंटिफाई करवाने हैं। देखो कैसे, देखो भैया पहले हम लिखते हैं भैया आर्टिकल 29। क्या लिखेंगे भैया, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 को भैया हिंदी में कहेंगे अनुच्छेद 29, समझ गए। अब हमें भैया यहां पर क्या पढ़ने हैं, पहले हम लिखेंगे भैया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या लिखेंगे यहां पर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का मतलब बाबू अल्पसंख्यक, ठीक ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहता भैया इसको कहते भैया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये देखो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख रहा हूं, ठीक ना। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख रहा हूं, लिखते रहेंगे आप भी, ठीक ना। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण सर, मतलब हितों का संरक्षण मतलब ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को, समझ गए। तो भैया ये जो यहां पर लिखा गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसको ना दो पार्ट में करके समझाया गया। कहां पर, आर्टिकल 29 में इसको दो पार्टों में करके समझाया गया है। समझते हैं भैया क्या है, समझ गए। हित का मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब अभी हमने एक बात लिखा था आर्टिकल 29 के सेंस में कि भैया हमने उसी के संदर्भ में लिखा था कि भैया जो ये अल्पसंख्यक होते हैं ना, कौन होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, तो हम कहते हैं भैया सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना। हम कहते हैं भैया अगर देखो ये भारत है, हमने कहा ये अपना प्यारा भारत है, समझ गए। ऐसे आप देखते होंगे ऐसे करके पूरा ये अपना प्यारा भारत है, समझ गए। अगर ये अपना प्यारा भारत है तो हम कहते हैं भैया देखो ये इधर तमिलनाडु है, समझ गए, केरल है, फिर इधर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, भैया ऐसे बहुत सारे होंगे। इधर आप कहेंगे भैया नीचे मिजोरम है, मणिपुर है, मतलब कि नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, सभी है कि नहीं है। तो यहाँ पर जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं, समझ गए। और जितनी भी जनजातियां पाई जाती है ना, सभी जगहों के सभी के लोगों के ना कल्चर अलग है, सभी लोगों की भाषाएं अलग है। कुछ लोग अलग से लिखते भी हैं, उनकी लिपि भी अलग है। जैसे हम लोग देवनागरी की लिखते हैं, ऐसे वो कुछ लोग अलग तरीके से लिखते हैं, समझ गए। तो वो लोग कुछ अलग तरीके से, मतलब अपने अपनी भाषा के आधार, जैसे अभी मान लो तमिल है, अब तमिल लोग कुछ अलग तरीके से लिखते होंगे, समझ गए। मलयालम लोग कुछ अलग तरीके से अपनी लिपि बनाए होंगे। तो भैया ये जो आप सारी चीजें देख रहे हो, हम कहते हैं ना ये जो पूरा भारत है ना, भारत के जितने कोने हैं, समझ गए, कहने का मतलब जितना ये पूरा भारत फैला हुआ है, पूरे भारत में लोग अलग अलग तरीके के बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग लिपियां लिखते हैं। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है ना एक विविधताओं का देश है,
भारत किसका देश है? तो हम कहेंगे भैया भारत ना विविधताओं का देश है। अगर बाबू भारत विविधताओं का देश है तो अपने दिमाग से सोचो, इसका मतलब यहाँ की विविधता कब बची रहेगी? भारत क्यों जाना जाता है देशों में? भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। अगर भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है तो इसको संरक्षित करना हमारा काम है कि नहीं है? समझ गए? इसका संरक्षण करना हमारा काम है कि नहीं? अगर इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो बताओ, लोगों को अगर दबाया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो भारत में विविधता दिख रही है ये क्या हो जाएगी भैया? खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी भैया, अलग अलग तरीके के जो कल्चर है खत्म हो जाएंगे। भारत जिस लिए जाना जाता था वही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है भैया? इनके हितों का ना संरक्षण किया जाता है। समझ गए? इनकी भाषा को प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ गए? इनकी लिपियों को बचा के रखा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इनकी संस्कृति को बचा के रखा जाता है। जितनी भी चीजें होती है सभी को बचा बचा के रख लिया जाता है, सभी को संरक्षित किया जाता है। समझ गए इतनी बातें? अब हम कहेंगे भैया इसका मतलब यहीं से निकालते हैं हम आर्टिकल 29 एक निकालेंगे। और आर्टिकल 29 में यही बात लिखी गई है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, बस केवल आप भारत के नागरिक हो। आप भारत के किसी भी कोने में हो लेकिन भारत की क्या हो? नागरिक हो। समझ गए? तो भैया याद रखे रहना, याद रखे रहना, आपकी भाषा का, आपकी लिपि का, आपकी संस्कृति का संरक्षण क्या हो जाता है भैया? अनिवार्य हो जाता है। आप अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं, आप अपनी लिपि का संरक्षण कर सकते हैं, आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। अगर आपकी भाषा को कोई दबा रहा है तो आप उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अरे एकदम आप समझ गए होंगे आप इतना, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत के नागरिक हो और भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो तो याद रखे रहना, आपको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा भैया भाषा, लिपि, लिपि, भाषा, लिपि और संस्कृति, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, करने का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाबू, कभी कभी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। समझ गए? एक बात तो आप समझ में आ गया। अब ये बात तो समझ में आ गई तो हम चलते भैया आर्टिकल नंबर 2 पर। कुछ है नहीं यार ज्यादा इसमें, जो चीजें बता दे रहा हूं वही बहुत अच्छी है। आर्टिकल नंबर 29(2) में चलते हैं। अब 29(2) में कौन सी बातें बोली गई हैं? चलो, हमने अपनी भाषा को बचा लिया, हमने अपनी लिपि को बचा लिया, हमने अपनी संस्कृति को बचा लिए सब। अब हम कहेंगे भैया तब आप क्या करेंगे? भैया ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, क्या करना? आपको पढ़ना है। तो आप किसी अगर कॉलेज में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? एडमिशन लेना चाहते हैं। समझ गए? और भैया अगर वो कभी भी याद रखे रहना, वो अगर से या तो राज्य का स्कूल होगा या मतलब संस्था होगा या संस्थान होगा, समझ गए, या फिर वो राज फंडेड होगा। दोनों बातें समझते हैं पहले। हम कहते भैया या तो जैसा आम भाषा में कहते हैं ना सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल। अगर कोई सरकारी स्कूल है जिसको हम बोलते भैया ये राज्य के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है, ठीक ना, उसको हम बोलते भैया ये राज्य का स्कूल है। समझ गए कि नहीं? राजकीय स्कूल, जिसका नाम सुना है राजकीय स्कूल, राजकीय कॉलेज, ऐसा कैसे नाम आपने सुना होगा। समझ गए? तो ऐसी जगहों पर अगर आपको एडमिशन चाहिए और आप भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो भैया आपको वहां पर एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कह रहा हूं भैया कि अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो राज्य का हो, मतलब सरकार का हो, समझ गए, या सरकार उसको केवल फंड कर रही है। फंड का मतलब समझते हो कि सरकार उसको क्या दे रही है? पैसे दे रही है। समझिए, अगर सरकार पैसे दे रही तब वो स्कूल चल रहा है, या वो सरकारी स्कूल एकदम पूरा का पूरा सरकारी हो। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो अर्ध सरकारी स्कूल हो, समझ गए, या स्कूल ही नहीं, बड़े बड़े कॉलेज भी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज भी अगर वो सरकारी है, कहने का मतलब आपका ये हुआ, तो भैया वहां पर अगर आपको एडमिशन चाहिए और आप किस समुदाय से बिलोंग कर रहे हो? अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग कर रहे हो, तो ऐसी जगहों पर आपको एडमिशन लेने से कोई मना नहीं कर सकता। समझ गए इतनी बात? तो भैया यहां पर हम क्या लिखेंगे? भैया आप क्या करेंगे? राज्य
यानी सरकारी, समझ गए, या कहेंगे भैया राज्य फंडेड। थोड़ा मैं ऐसा लिख देता हूं, फंडेड का मतलब भैया कि इसको कोस्ट कौन दे रहा है, राज्य देती है। हम इसको बोलते हैं भैया अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी, समझ गए, अर्ध सरकारी। अगर कोई भी क्या हो, शैक्षणिक संस्थान हो, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता। ओहो बातें, क्या मैंने लिख लिया, चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, ऐसी जगहों भैया शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता। प्रवेश का मतलब बाबू एडमिशन, एडमिशन अगर आपको वहां पढ़ना है तो आप बाबू बेहिचक जाके पढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप माइनॉरिटी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो। अच्छा, तो ये जो वर्जित वर्ड यहां पर लिखा गया भैया, ये किसके आधार पे वर्जित की बात कर रहा है? हम कहेंगे भैया वही चलेंगे भैया जो आपने अनुच्छेद 15 में पढ़ के यहां तक पहुंचे हो, ठीक ना। तो भैया वर्जित का आधार, इसका मतलब ये हुआ किसके किसके आधार पे ये वर्जित नहीं कर सकता भैया, जात के आधार पे आपको वर्जित नहीं कर सकता। किसके आधार पे? हमने भैया जात के आधार पे नहीं कर सकता, फिर धर्म के आधार पे नहीं कर सकता कि भैया आप इस सही जात के हो इसलिए आपको यहां पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, नहीं कह सकता। भैया धर्म के आधार पे कि मतलब आप अगर मुस्लिम हो तो आपको यहां पर एडमिशन नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता सरकारी स्कूलों और असरकारी स्कूलों में, समझ गए। और भैया भाषा के आधार पे, क्योंकि आपको पता है ना भाषा के आधार पे ही तो माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है, तो भैया भाषा के आधार पे भी आपको वहां पर प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता। अगर आप जैसे ऊआ करने वाले होंगे तब भी आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा, जैसे कहते हैं ना चुई चा ऐसा करके बोलते हैं ना वहां कुछ लोग टाइप्स में, ठीक ना। तो भी वहां जाके चुंग चांग करके कहेंगे मेरा एडमिशन चाहिए, मैं चुंग चांग करके भी एडमिशन वहां पर आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इतनी बात आप याद रखेंगे भैया। और किसके आधार पे? वंश के आधार पे भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ना नस्ल के आधार पे होगा। मतलब याद रखे रहना कि आपका प्रवेश वहां पर कोई इन सब चीजों के आधार पे वर्जित नहीं कर सकता। ये है भैया आधार, ये उसमें भैया ना आधार बताए गए हैं। जितना मैं बता रहा हूं ना इतना केवल अपने दिमाग में भर लो, कहीं जाने होने वाला नहीं है क्वेश्चन यार, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहां पर लिख लिया भैया राज्य सरकारी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, क्या हुआ, एक केस बताता हूं, केस समझ लेते हैं। वहां पर केस क्या हुआ था भैया ना, जैसे ना 1951 में एक मद्रास सरकार थी, उस समय तमिलनाडु नहीं हुआ करता था, मद्रास हुआ करता था ओरिजिन, ठीक ना भैया। अब कब की बात कर रहा हूं? 1951 की बात कर रहा हूं। तो एक केस आया था बाबू, इसमें हम कहते हैं ना मद्रास सरकार वर्सेस चंपकम दोराय राजन, ठीक ना, चंपकम दोराय राजन। ये बाबू एक केस हुआ था। इस केस में भैया ये केस क्या था आपको बताएं, थोड़ा से बताएंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ था ना। ये जो मद्रास सरकार थी ना 1951 में, ये वहां की क्या कर रही थी, जो सरकारी स्कूल थे वहां पर धर्म के मतलब एक नियम बनाई थी, और उस नियम के अकॉर्डिंग ये क्या कर रही थी, धर्म के आधार पे ना बच्चों का एडमिशन कर रही थी, समझ गए। तो भैया ये जो चंपकम दोराय राजन थे, इन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया। और जब केस कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात तो भैया मद्रास सरकार गलत कर रही है, धर्म के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता, ये बात यहां से थी। इसका मतलब ये बाबू ना आर्टिकल 29(2) का क्या था, ये उल्लंघन था। आर्टिकल 29(2) का ये क्या था, उल्लंघन था। समझ गए कि नहीं समझ गए, याद रख के रहना, ये आर्टिकल 29(2) का क्या था, उल्लंघन था। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये बात वहां पर स्पष्ट की गई कि भैया धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, वंश के आधार पे, नस्ल के आधार पे किसी का प्रवेश सरकारी या अर्ध सरकारी स्कूल में वर्जित नहीं है, समझ गए। अगर ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आर्टिकल 29(2) में क्या कर रहे हो भैया, उसका उल्लंघन कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला था, और यहाँ पर चंपकम दोराय राजन जीत गए, कहीं यहां गलत था। अच्छा चलते हैं, ये वाला खत्म हो गया। अब चलते भैया आर्टिकल 30 पर।
आर्टिकल 30 में जब चलेंगे भैया वहां पर देखते हैं क्या बातें हैं। आर्टिकल 30 में बहुत ये छोटा था, मैं सोचा कि बना देता हूं इस पे भी थोड़ा थोड़ा चीजें। देखो क्लियरिटी बहुत जरूरी है यार, ठीक ना, लिखाने के लिए भी मैं लिखा देता लेकिन क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अब हम कहेंगे भैया ना आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में क्या है, हम कहेंगे भैया देखो आर्टिकल 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे लिख लेते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख दे इसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। समझो मेरी बात, मैंने यहां पर क्या लिखा भैया, इसका मतलब ये होता है अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान अधिकार। देखो मैं बहुत तोड़ के पढ़ा रहा हूं, शैक्षणिक संस्थान अधिकार क्या है ये भैया, एजुकेशनल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अल्पसंख्यक है ना, कहीं कहीं क्या होता है भैया, जब ये कहीं पर पढ़ने जाते बेचारे ना, तो इनको ना बहुत ऑड फील होता है कि ये तो भैया ये ब्राह्मण का लड़का है, कैसे मैं इसके बगल में बैठूंगा, ठीक ना, ये तो उच्च कास्ट का, ये तो हिंदू धर्म का, कैसे मैं इसके बगल में बैठूंगा। तो वो कभी कभी क्या करता है, जैसे अभी हम कहें 10 लोग हिंदू हैं, एक लोग उसमें मुस्लिम बैठा दिया जाए, तो उसको क्या होता है ना, बहुत ऑड फील होता है, क्योंकि चीजें हैं भैया देखो 10 लोगों के हिसाब से चीजें चल रही होंगी, ठीक ना, उसमें बेचारा मुस्लिम बेचारा आके फंसा हुआ है, तो उसको लगेगा ना वहां पर वो शिक्षा लेने में ना थोड़ा संकोच करेगा, हिचकिचाएगा। तो इसलिए क्या किया गया भैया, ये सब देखते हुए वहां पर एक प्रावधान और किया गया कि भैया अगर ऐसे जगहों पर वो शिक्षा लेने से संकोच रहा है, तो ये जो अल्पसंख्यक है, कहने का मतलब माइनॉरिटीज हैं, ये अपने लिए भैया शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। समझ गए इतनी बातें, क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है कि भैया जहां पर जो बहुमत में रहते हैं या बाहुल्य हैं, तो वहां पर एक अगर अल्पसंख्यक को बैठा देंगे तो वो लोग वहां पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चीजें देखते हुए वहां पर कौन सी प्रावधान किया गया, तो वहां पर एक अलग प्रावधान रखा गया भैया, किसका, शैक्षणिक संस्थान का अधिकार दे दिया गया कि भैया आप स्वतंत्र हो, अपने लोगों को या अपने अल्पसंख्यकों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था ना, अल्पसंख्यक शिक्षा को प्रोत्साहन करना, मतलब अल्पसंख्यकों के शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए, यही तो पढ़े थे अभी उद्देश्य में यही पढ़े थे ना। अब देखो वही बात यहाँ पर आ गई कि मतलब उनके जो मतलब उनको पढ़ना है, तो उनके शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए क्या बनाए जाएंगे भैया, शैक्षणिक संस्थान और मतलब खोल सकते हैं। समझ गए, तो भैया इसमें हम कहेंगे भैया इसमें 2 बातें लिखेंगे, शैक्षणिक संस्थान में 2 बातें लिखेंगे। कौन कौन सी भैया बातें इसमें आती हैं, एक तो भैया ना ये शैक्षणिक संस्थान, अच्छा कुछ लोग शैक्षणिक संस्थान का मतलब नहीं बाबू, जैसे कॉलेज खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान बोले। जहां आप शिक्षा ग्रहण करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक संस्थान बोलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। समझ गए, जहां आप शिक्षा ग्रहण करते हो, जहां आप पढ़ने जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं या शैक्षणिक संस्थान बोलते हैं। बस इतनी बातें अपने दिमाग में रख लो, बस ज्यादा नहीं, ठीक ना। हम कहेंगे भैया इसका मतलब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक ये लोग क्या करेंगे, शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, स्थापित करने का अधिकार, समझ गए, स्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा भैया ना इनको ये लोग क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, मतलब बाबू इसको क्या ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रशासनित कर सकते हैं। प्रशासनित का मतलब ये होता है चला सकते भैया, अपने अकॉर्डिंग ये लोग चला सकते हैं कि अपने, जैसे आपने देखा होगा मदरसा बना हुआ है, ठीक ना, गुरुकुल विद्या, मतलब कहने का मतलब हिंदुओं के लिए गुरुकुल बना के रखे जहां पर संस्कृत आपको सिखाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है। ऐसे मदरसा है जहां पर आपको अलग से, केवल मुस्लिम लोग ज्यादातर वहां पर पढ़ते रहते हैं, तो मदरसा उदरसा ज्यादातर यही से ऐसा निकल गया है, ठीक ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया कहीं उनको क्या है, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए भी
उनको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, और उसको क्या कर सकते हैं, प्रशासनित भी कर सकते हैं आराम से, ठीक ना। अगर भैया उनको स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, पैसे नहीं है, ठीक ना, उनको प्रशासनित करने में उनको प्रॉब्लम आ रही, उनके पास पैसे नहीं है, तो भैया यहां पर जो राज्य होगी, कौन, राज्य का मतलब बाबू यहां पर क्या है, सरकार होगी। सरकार जो करेगी बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के क्या करेगी भैया, इनको ग्रांट देगी, ग्रांट एड देगी। एड का मतलब भैया होता है कि इनको ओ पैसे से सहायता करेगी, ठीक ना, पैसे यहां पर क्या करेगी, पैसे की सहायता करेगी, समझ गए, पैसे की सहायता करेगी, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब बात आपको ये समझनी है, क्या बात कहनी है, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर भैया शैक्षणिक संस्थान बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ गए, या स्थापित करने में प्रॉब्लम आ रही है, या उसको चलाने में प्रॉब्लम आ रही, पैसे की कमी उनको फील हो रही है, तो ये सरकार से पैसे की डिमांड कर सकते हैं, और सरकार को यहां पर बिना भेदभाव किए इनको पैसा देना पड़ेगा। अगर ये भेदभाव कहते नहीं भैया तुम तो अल्पसंख्यक हो, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, तो भैया इनके ऊपर क्या होगी, सरकार के ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि यहां आपके मूल अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया। अगर मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम सीधे कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कहां जाएंगे, समझ गए, या तो कहां जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। ये सब बातें बाबू यहां पर हो चुकी हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए, इतनी बातें पढ़ते रहिए, अब बढ़िया से एकदम पूरा मुस्कुरा के पढ़िए, ठीक ना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो बोला जाता है सब आप करते रहिए, समझ गए कि नहीं समझ गए भैया। पूरा अपना एक एनर्जी के साथ पढ़ो, जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो ना एनर्जी के साथ पढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम केवल अपने अंदर क्लियरिटी रखो बस, ठीक ना। जैसे कोई अगर पूछे 30 में क्या, तो हम कहें भैया इसमें शैक्षणिक संस्थान है, अगर मैं इनकी समरी बना दूं, तो बाबू कैसे आप लिखोगे, हम कहेंगे भैया आर्टिकल 29 में क्या है, तो आप कहोगे भैया कुछ नहीं है। आर्टिकल 29 में सीधे किसको भैया, कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है, किसको, इस यहां पर भैया उनके कल्चर का मतलब भैया संस्कृति को बचाया गया है, और संस्कृति के साथ साथ किसको और बचाया गया भैया, इसी में भाषा भी जोड़ देते हैं, लिपि भी और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो भाषा और लिपि है सब संस्कृत से खुद जुड़ा, पहले वाले में कल्चर को बताया गया है। और हम कहते हैं भैया आर्टिकल 30 में क्या बचाया गया भैया, हम कहेंगे भैया इनके शैक्षणिक संस्थान को अधिकार दिया गया है, शैक्षणिक संस्थान। लेकिन याद रखे रहना ये बाबू सब किसके लिए है, तो हम कहते हैं भैया ये सारी की सारी चीजें किसके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए हैं, अल्पसंख्यक, समझ गए। अल्पसंख्यक कौन है भैया, एक धार्मिक आधार पे, एक भाषा के आधार पे, ऐसा अभी तक डिफाइन किया गया है, अन्यथा अपने संविधान में कहीं भी इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक ना। अब इतनी बात आपके दिमाग में और आपके अपने जहन में डाल लेना बस। अब ये लेक्चर चलता रहेगा, ठीक ना, आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।